हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा ये बायोलॉजी की नेक्स्ट सीरीज है आपका कोशिका विभाजन। अभी तक हम सभी ने फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिए हैं और केमिस्ट्री लगभग आपका जो है समाप्त हो चुका है, सब लगभग समाप्त होने वाला है। तो एक दो टॉपिक रह गए हैं, तो आप जाके उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप अगर पिछले जो है आप नहीं देखे हो तो पीछे का आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की नेक्स्ट सीरीज कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती है और इसी को कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कहते हैं। जैसे कि जो हमारा शरीर है कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपने शरीर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करें तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होगी ना वो कोशिका होगी यानी कि सेल होगी। तो हमने पढ़ा था कि जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका के बाद कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है टिश्यू यानी कि उत्तक, और कई सारे अंगों से मिलकर बनता है अंगतंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम, और अंगतंत्र से मिलकर बनता है एक जीव यानी कि हमारा पूरा शरीर। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका से मिलकर बना उत्तक यानी कि टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बना अंग। जैसे हम पाचन तंत्र में ही ले लें तो छोटी आंत, बड़ी आंत, ये क्या है? अंग है। और अंगों से मिलकर बनता है अंगतंत्र। जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, इन सब से मिलकर क्या बनेगा? पाचन तंत्र यानी कि अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनेगा एक जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। तो यही कोशिका जब अपने आप को विभाजित करती है और कई सारी नई कोशिकाएं बनाती है तो उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये एक कोशिका है और दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो इसी को क्या कहेंगे? सेल डिवीजन कहेंगे। तो कोशिका विभाजन जरूरी क्यों है, यानी कि कोशिका विभाजित क्यों होती है, क्यों जरूरी? तो कोशिका विभाजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, यानी कि वृद्धि और विकास के लिए। हम छोटे से इतने बड़े हुए हैं ना, अगर कोशिका का विभाजन ना होता तो हमारी वृद्धि ही ना हो पाती, हमारी डेवलपमेंट ही ना हो पाती। कोशिका के विभाजन के कारण ही हमारी वृद्धि और विकास हुआ है। और प्रजनन के लिए भी कोशिका का विभाजन होना जरूरी है, यानी कि हमारे जन्म के लिए भी कोशिका का विभाजन जरूरी है। जन्म लेने के बाद हमारी वृद्धि और विकास के लिए भी कोशिका का विभाजन जरूरी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कोशिका विभाजन क्या है और कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है। तो उसके बाद देखते हैं तो कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया? तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाऊ ने देखा था। तो विर्चाऊ ने हमें कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। और लैटिन भाषा में इनकी एक स्टेटमेंट है जो कि कई बार पूछी गई है। तो इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ए सेलुला। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि नई कोशिकाएं पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं बनी हैं ये पहले से ही मौजूद पुरानी कोशिकाओं से ही बनी है। यानी कि इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में बताया कि जो भी नई कोशिकाएं बनती है ना ये पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ए सेलुला। ये पूछा भी क्या है कि किसकी स्टेटमेंट है? तो ये विर्चाऊ की स्टेटमेंट है। तो हमने ये देख लिया कि जो भी नई कोशिकाएं बनती हैं ये पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। तो जो पहले से मौजूद कोशिका है, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि ये कोशिका है, इसे आगे चलकर दो कोशिकाएं बनी। तो जिस कोशिका से आगे चलकर दो कोशिकाएं बनेगी ना, उस कोशिका को मातृ कोशिका या पेरेंट सेल कहते हैं। इसे मदर सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा, ज़्यादातर मदर सेल कहा जाता है। तो मदर सेल से आगे दो कोशिकाओं का निर्माण होगा और जिन दो कोशिकाओं की उत्पत्ति होगी उन्हें कहा जाएगा डॉटर सेल। तो मदर सेल कौन सी हुई? पुरानी कोशिका। और जिन नई कोशिकाओं का निर्माण होगा उन्हें क्या कहा जाएगा? डॉटर सेल। हिंदी में कहते हैं संतति कोशिका या पुत्री कोशिका, पर आप इसे इंग्लिश में ही याद रखिएगा, मदर सेल और डॉटर सेल। मदर सेल कौन सी होगी? पुरानी कोशिका। और डॉटर सेल कौन सी होगी? जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो डॉटर सेल होंगी। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो पुरानी कोशिका को मातृ कोशिका कहेंगे और नई कोशिका को पुत्री कोशिका या संतति कोशिका कहा जाएगा। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो जो कोशिका विभाजन होता है ना, यानी कि जो सेल डिवीजन होता है, ये तीन प्रकार से होता है। पहला प्रकार है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। इंग्लिश में कहें तो माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। तो तीन प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं असूत्री विभाजन क्या होता है। तो असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया था। तो प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव होते हैं जो अभी अविकसित होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, जो कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है जो अभी
पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा। और जो सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है। जैसा जो हमारा शरीर है, हमारी शरीर की जो काया है ये कायिक कोशिका से बनी होती है, तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका जीवन की उत्पत्ति करती है, जैसे कि मेल में कौन सी जनन कोशिका है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु है, और फीमेल में कौन सी जनन कोशिका है, ओवम यानी कि अंडाणु है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी नए जीवन की उत्पत्ति होती है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? जनन कोशिका में होता है। तो कोशिका के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले हम असूत्री विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। तो असूत्री विभाजन यानी कि अमाइटोसिस डिवीजन, तो यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे कि जीवाणु, नीलहरी शैवाल, अमीबा तथा प्रोटोजोआ। तो जो भी अविकसित जीव होते हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उनकी कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। तो इनमें कोशिका का विभाजन कैसे होता है? तो इसमें जो केंद्रक होता है ना, तो केंद्रक क्या है ये मैंने आपको बताया कि कोशिका का अंग होता है। पिछली वीडियो में मैंने कोशिका की पूरी संरचना बताई है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका का दिमाग होता है वो केंद्रक होता है। तो असूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन कैसे होता है? तो इसमें जो केंद्रक होता है ना वो लंबा हो जाता है, यानी कि अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देता है जब उसको विभाजित होना होता है। उसके बाद क्या होता है कि सीधा ही यह 2 भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक कोशिका है वो आगे क्या होती है, बढ़ना शुरू कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि 2 कोशिका में ये विभाजित हो जाती है, तो इसी को कहते हैं असूत्री विभाजन। इसमें डायरेक्ट ही क्या होता है कि एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे असूत्री विभाजन कहते हैं, और यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रश्न इन्हीं दोनों से बनते हैं। असूत्री विभाजन से प्रश्न नहीं बनता, ज़्यादातर प्रश्न माइटोसिस डिवीजन और म्योसिस डिवीजन से बनता है। तो समसूत्री विभाजन क्या है? तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वोल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। तो समसूत्री विभाजन का पता किसने लगाया था? तो वोल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में इसका पता लगाया था, और इन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस का नाम दिया था, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, यानी कि सोमैटिक सेल में होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा शरीर है यानी जो हमारी काया है ये किससे बनी है? तो ये कायिक कोशिका से बनी है। तो इसका कार्य क्या है, यानी कि जो समसूत्री विभाजन होता है ना, इसका कार्य क्या है? तो यह हमारे घाव को भरने का कार्य करता है, और जो कटे फटे अंगों की ये मरम्मत करता है। जैसे मान लो हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग गई और वहाँ की 50 कोशिकाएं मर गईं, तो क्या होगा? जो अगल बगल की कोशिकाएं होंगी वो क्या करेंगी? फिर से 50 कोशिकाओं का निर्माण कर देंगी। तो इसी को हम कहेंगे कायिक कोशिका। जो हमारी काया बनी है कायिक कोशिकाओं से बनी है, तो ये क्या करेंगी? ये जो हमारे शरीर में जहाँ पर चोट लगेगी, कहीं पर घाव हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो घाव भरना शुरू हो जाता है, और हमारे शरीर का वो अंग जब घाव पूरी तरह से भर जाता है तो हमारे शरीर का वो हिस्सा फिर से पहले की ही तरह हो जाता है। तो इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। ये क्या करता है? घाव भरने का कार्य करता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका, मैंने शुरुआत में आपको बताया ना मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका के बारे में। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका यानी कि मदर सेल से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और प्रत्येक पुत्री कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होता है। तो गुणसूत्र तो आपको पता ही होंगे कि मनुष्य की कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों का काम क्या होता है? तो ये आनुवंशिक सूचनाओं यानी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करते हैं। जैसे कोई मनुष्य है तो उसकी जो संतान होगी उसके कितने पैर होंगे? 2 ही पैर होते हैं। परंतु जो घोड़ा होता है और जब घोड़े का बच्चा होगा उसके कितने पैर होंगे? तो 4 पैर होंगे। तो ये कैसे पता चलता है कि 4 ही पैर बनाने हैं या 2 ही पैर बनाने हैं? तो ये गुणसूत्रों से ही पता चलता है, क्योंकि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा संचारित होती है? गुणसूत्रों के द्वारा। तो जो समसूत्री विभाजन होता है ना, समसूत्री को ही अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सूत्री का मतलब है गुणसूत्र, सम का मतलब है समान। तो इसमें क्या होता है कि जब एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं तो उनमें समान गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। मान लीजिए जैसे आप देखिए जो मदर सेल है उसमें 46 गुणसूत्र हैं, उसके बाद जो उसकी 2 कोशिकाएं बनेगी उनमें भी 46 गुणसूत्र होंगे, यानी कि समान गुणसूत्र होंगे। इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन कहा गया है, जिसमें समान गुणसूत्रों का विभाजन होगा। इसीलिए तो हमारे शरीर में जैसे हमारा जो घुटना है, मान लीजिए हमारे घुटने के ऊपर चोट लग गई और एक घाव हो गया, तो घाव भरने के बाद क्या होगा? जैसे पहले घुटना था ऊपर से वैसे ही दिखाई देगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से कोई उंगली निकल आएगी, कोई अंगूठा निकल आएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ पर
जो अगल बगल की कोशिकाएं होंगी वो नई कोशिकाएं बनाएंगी और गुणसूत्रों की संख्या भी समान होगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। इसीलिए जो भी घाव होगा उसके बाद जब घाव भर जाएगा तो जैसे पहले शरीर था वैसे ही हो जाएगा, वहाँ पर कोई नया अंग निकलना शुरू नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो समान होगी। तो इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि समसूत्री विभाजन है क्या। अब हम ये देखते हैं कि समसूत्री विभाजन होता कैसे है। तो समसूत्री विभाजन दो अवस्थाओं में पूरा होता है। पहली अवस्था है अंतरावस्था, दूसरी अवस्था है सूत्री अवस्था। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो समसूत्री विभाजन होता है ना, कोशिका का विभाजन होता है, इसके दो स्टेप हैं। पहला है इंटरफेज और दूसरा है माइटोसिस फेज। तो इंटरफेज में क्या होता है, तो इसमें कोशिका का विभाजन होना है। तो कोशिका विभाजन की तैयारी किस में होती है, अंतरावस्था में, यानी कि पहले स्टेप में होती है। तो ये सबसे बड़ी अवस्था है, यानी कि कोशिका विभाजन में जितना समय लगता है ना, उसका 95% समय इंटरफेस में ही लग जाता है, यानी कि इसकी तैयारी में ही लग जाता है। जैसे आप देखते हैं शादी वगैरह होती है तो शादी तो एक ही दिन होती है, पर उसकी तैयारी करने में कितना समय लग जाता है। उसी प्रकार जब कोशिका का विभाजन होना होता है ना, तो कोशिका के विभाजन से पहले जो उसकी तैयारी होती है, उस तैयारी में बहुत समय लग जाता है, यानी कि 95% टाइम तो केवल उसकी तैयारी में लग जाता है। तो इसको कहते हैं अंतरावस्था। तो उसके बाद अब इसकी तैयारी हो गई, यानी कि कोशिका विभाजन की तैयारी हो गई। तो तैयारी के बाद अब क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। तो जो सूत्री अवस्था है, यानी कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। तो हमने जो पहला प्रकार पढ़ा था असूत्री विभाजन, उसमें हमने देखा था कि जो कोशिका है डायरेक्ट दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, पर समसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता। इसमें जो विभाजन होगा ना, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका का विभाजन होगा। तो जो पूरा सेल है उसमें जो मेन चीज़ है केंद्रक, तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा। जब केंद्रक का विभाजन हो जाएगा ना, उसके बाद कोशिका का विभाजन होगा। तो जो सूत्री अवस्था है, यानी कि जो सेकंड स्टेप है ना, ये भी दो चरणों में होगा। पहले केंद्रक विभाजन होगा, जिसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो यानी कि केंद्रक, काइनेसिस उसका विभाजन। और दूसरा स्टेप है कोशिका विभाजन, इंग्लिश में कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो यानी कि सेल, कोशिका, काइनेसिस उसका विभाजन। तो पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि समसूत्री विभाजन दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप है इंटरफेस, यानी कि अंतरावस्था। तो इसमें कोशिका विभाजन होने की तैयारी होती है। उसके बाद अब कोशिका विभाजन होने का समय आ गया है, यानी कि शादी का दिन आ गया है, सारी तैयारी हो गई है, अब शादी का दिन आ गया। तो पहले कोशिका विभाजन की पूरी तैयारी हो गई, अब कोशिका विभाजित होगी। तो कोशिका विभाजित दो चरणों में होगी। पहले जो उसका केंद्रक है वो विभाजित होगा, केंद्रक विभाजित होने के बाद कोशिका विभाजित होगी। तो जो केंद्रक विभाजित होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रक कैसे विभाजित होगा। तो मैंने इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया है, क्योंकि यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं और अक्सर हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है और हमें समझ नहीं आता, तो हम इसको छोड़ देते हैं। पर यहाँ से एग्जाम में बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो हमने क्या देखा कि सूत्री अवस्था में पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका का विभाजन होगा। तो जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है ना, इसका विभाजन चार चरणों में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। केंद्रक का विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस कितने स्टेप में होता है, चार चरणों में। पहला चरण है प्रोफेज, उसके बाद आता है मेटाफेज, उसके बाद आता है एनाफेज, उसके बाद आता है टेलोफेज। तो आगे इस डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ। तो हमने पढ़ा था कि पहले केंद्रक का विभाजन होगा। तो केंद्रक का विभाजन चार चरणों में होगा, वो चार चरण हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि चार चरण कंप्लीट हो गए। तो चार चरण कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, केंद्रक का विभाजन हो जाएगा। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहले एक ही केंद्रक है कोशिका के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जब चार चरण कंप्लीट हो जाएंगे तो दो केंद्रक हो जाएंगे, पर अभी कोशिका एक ही है, एक ही कोशिका में दो केंद्रक है। उसके बाद अगला स्टेप आएगा कोशिका विभाजन का। तो इसमें क्या होगा कि जो कोशिका है, एक कोशिका में दो केंद्रक हैं, वो आगे चलकर दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएंगे। और यही है पूरे समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया। तो आशा करता हूँ इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि पहले केंद्रक का विभाजन होगा, एक ही कोशिका में दो केंद्रक हो जाएंगे, पर उसके लिए चार स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर केंद्रक का विभाजन होगा। तो जब केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, उसके बाद हमें तो कोशिका का विभाजन कराना है। तो उसके बाद क्या होगा, जब केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, उसके बाद वो कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। तो केंद्रक का विभाजन कितने चरणों में होना है, तो केंद्रक का विभाजन चार चरणों में होना है। तो पहला चरण है पूर्व अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेज। तो कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत इसी फेज से होती है। इंटरफेज में तो कोशिका के विभाजन की तैयारी शुरू हुई थी। प्रोफेज में क्या होगा कि वास्तविक कोशिका विभाजन की शुरुआत होगी। तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये कोशिका है। इसमें क्या होगा कि जो गुणसूत्र है ना, वो झुंड में दिखाई देते हैं। और इस अवस्था में क्रोमोसोम को यानी कि गुणसूत्र को गिना नहीं जा सकता। और इसमें तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। तो ये सेंट्रोसोम क्या है, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका है, कोशिका का ही अंग है सेंट्रोसोम। जैसे न्यूक्लियस है ना, ये भी कोशिका का अंग है, उसी प्रकार
तारक काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? ये सब कोशिका के अंग हैं। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को आप देख लेना, मैंने डिटेल में डायग्राम की सहायता से समझाया है। तो प्रोफेज में क्या होगा कि जो तारक काय है ये दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ध्रुव यानी कि दोनों अपोजिट पोल, जैसे हमारी धरती है एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उसी प्रकार कोशिका में भी आप मान लीजिए ऊपर की ओर नॉर्थ पोल है और नीचे की ओर साउथ पोल है, यानी कि दक्षिण ध्रुव है। तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों तारक काय हैं ये क्या कर रहे हैं, दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले फेज में क्या होगा कि कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होगी और इसमें क्या होगा, जो तारक काय हैं यानी कि सेंट्रोसोम हैं ये दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये ध्रुवों की ओर आखिर बढ़ क्यों रहे हैं वो आपको अगले फेज में पता चलेगा। तो अगला फेज है मध्य अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं मेटाफेज। तो इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। आपने देखा था कि पहले फेज में प्रोफेज में जो गुणसूत्र थे वो झुंड में दिखाई दे रहे थे, यानी कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। पर दूसरे फेज में मेटाफेज में क्या हुआ, जो गुणसूत्र हैं एक लाइन में आ गए, अब इन्हें आसानी से गिना जा सकता है। और अध्ययन की दृष्टि से भी ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, यानी कि अगर समसूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन देखना है, उसका अध्ययन करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, मेटाफेज, क्योंकि इसमें एक लाइन में सारे गुणसूत्र आ जाएंगे और इन्हें आसानी से गिना जा सकता है। तो पहले फेज में जो हमने देखा था, तारक काय क्या कर रहे थे, ध्रुवों की ओर बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंट्रोसोम ध्रुवों पर पहुंच गए, यानी कि दोनों अपोजिट पोल पर पहुंच गए। तो अपोजिट पोल पर पहुंचने के बाद क्या होता है, इसमें से तरकु तंतु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिंडल फाइबर, निकल आते हैं। तो एक धागानुमा संरचना इन सेंट्रोसोम से निकलना शुरू हो जाती है। तो ये धागानुमा संरचना क्या करेगी, इन गुणसूत्रों को पकड़कर अपनी ओर खींचेगी, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि केंद्र का विभाजन करना है। तो क्या होगा कि सेंट्रोसोम से एक धागानुमा संरचना निकलेगी, नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी, और दोनों गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचेंगे। आखिरी स्टेप में हम देखेंगे कि दोनों खींचने में कामयाब हो जाएंगे और केंद्र का विभाजन कर देंगे। तो केंद्र के विभाजन का दूसरा स्टेप क्या है, मेटाफेज। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं और अध्ययन की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण फेज है। और तारक काय से स्पिंडल फाइबर इसमें निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगला फेज है पाश्चय अवस्था, एनाफेज। तो इसमें क्या होता है, तो तरकु तंतु क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। तो हमने पीछे देखा कि मेटाफेज में क्या था कि तरकु तंतु, ये जो आप संरचना देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर की संरचना है, तो हमने पिछले फेज में देखा था दोनों खींचना शुरू करते हैं। और तीसरे फेज में क्या होता है, दोनों गुणसूत्रों को अपने ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, इन्होंने क्या किया, गुणसूत्रों को अपने ध्रुवों की ओर खींच लिया। और यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। तो जो एनाफेज है ना, ये कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। तो 3 फेज हमने देख लिए। उसके बाद अगला फेज है अंत्य अवस्था, टेलोफेज। तो इसमें क्या होता है, तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। और जब गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि इनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो केंद्रक विभाजन का पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने पढ़ा था ना, एक कोशिका में 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो हमने देख लिया कि एक कोशिका में 2 केंद्रकों का निर्माण कैसे हुआ। तो चारों फेज हमने पढ़ लिए। उसके बाद आगे अब क्या होगा, अब एक कोशिका में 2 केंद्रक आ गए, अब क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। तो कोशिका के विभाजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। और इस अवस्था में कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि टेलोफेज में एक कोशिका में 2 केंद्रक हैं। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो जब एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया, यानी कि कोशिका का विभाजन हो गया, तो यही है समसूत्री विभाजन। तो हमने असूत्री विभाजन पढ़ लिया, समसूत्री विभाजन पढ़ लिया। अब इसका तीसरा प्रकार अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। तो फार्मर तथा मूरे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया था। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम वीजमैन ने इसकी खोज की थी। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रोसबर्गर ने 1888 में किया था। तो देखिए, सर्वप्रथम इसकी खोज वीजमैन ने की, परंतु इसकी डिटेल में स्टडी किसने की, स्ट्रोसबर्गर ने की। परंतु इसका नाम मियोसिस किसने रखा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन किसने रखा, तो फार्मर तथा मूरे ने 1905 में इसका नाम मियोसिस रखा था, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन रखा था। तो समसूत्री विभाजन में काय कोशिका का विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जनन कोशिका का विभाजन होता है। तो जनन कोशिका से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। तो यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। जैसे कि मेल में जनन कोशिका कौन सी है, स्पर्म है, और फीमेल में जनन कोशिका कौन सी है, ओवम, यानी कि अंडाणु है। तो इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। तो जैसा कि इसका नाम क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। हमने पीछे पढ़ा समसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, समसूत्री विभाजन। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या रहेगी वो आगे चलकर आधी हो जाएगी।
मदर कोशिका है उसमें अगर 46 गुणसूत्र हैं, उसके बाद जब कोशिका का विभाजन हुआ तो जो डॉटर सेल होगी उसमें 23 गुणसूत्र होंगे। तो इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। समसूत्री विभाजन में हमने एक ही बार देखा, इसमें विभाजन की प्रक्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, पर यहाँ पर एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी। याद रखेगा, 2 चरण में इसमें विभाजन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर डायग्राम में समझिए कि जो मदर सेल है उसके पास अगर 46 गुणसूत्र हैं, 46 क्रोमोसोम हैं, तो जब इस कोशिका का विभाजन होगा तो उसके बाद 46 गुणसूत्र आगे चलकर 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। और यही हमने समसूत्री विभाजन में देखा था कि अगर मदर सेल के पास 46 गुणसूत्र हैं तो डॉटर सेल के पास भी 46 ही गुणसूत्र होंगे। और यहाँ पर क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। अगर मदर सेल के पास 46 गुणसूत्र हैं तो डॉटर सेल के पास आधे गुणसूत्र जाएंगे, यानी कि 23 गुणसूत्र जाएंगे। तो यह विभाजन की प्रक्रिया 2 चरण में कंप्लीट होगी। तो पहला फेज है M1 फेज और दूसरा फेज है M2 फेज। तो M1 फेज में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और M2 फेज में क्या होगा कि वही सेम जैसे समसूत्री विभाजन में था ना, सेम गुणसूत्र आगे जाएंगे। उसी प्रकार इसमें सेकंड फेज में क्या होगा कि अगर 23 गुणसूत्र हैं, उसके बाद जो 2 कोशिकाएं बनेगी उनमें 23 गुणसूत्र ही होंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई? आप देख रहे हैं कि आखिर में 4 कोशिकाएं बन गई। वहां पर क्या था? एक कोशिका से 2 ही कोशिका बनी थी, पर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में क्या हुआ? एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनी। पहले चरण में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि अगर 46 गुणसूत्र हैं मदर सेल के पास, उसके बाद जो 2 सेल बने उनमें 23 गुणसूत्र होगा। और ये 2 सेल आगे चलकर 2 और सेल बनाएंगे और उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो समान होगी। तो जो सेकंड फेज है ना, ये सेम समसूत्री विभाजन की तरह है। अब हम देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जो कि मैंने आपको बताया 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप है अर्धसूत्री 1 और दूसरा स्टेप है अर्धसूत्री 2। इसे आप M1 फेज या M2 फेज भी शॉर्ट में कह सकते हैं। तो M2 फेज तो मैंने आपको बताया कि ये समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है और इसमें एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही डिफरेंस है। वहाँ पर एक जनक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, जहाँ पर एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। पर जो विभाजन की प्रक्रिया है वो समसूत्री विभाजन के समान होगी सेकंड फेज में। तो फर्स्ट फेज क्या है? तो इसमें भी सेम वही नाम है। हमने जो समसूत्री विभाजन में पढ़ा था ना, 4 स्टेप हैं केंद्रक विभाजन के लिए, तो इसमें भी वही 4 स्टेप हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पर इनके आगे 1 लगा दिया गया है। आप देख रहे हैं ना, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1। ये 1 क्यों लगाया गया है? क्योंकि समसूत्री विभाजन में भी हमने प्रोफेज, मेटाफेज यही पढ़ा था, तो उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर 1 लगाया गया है। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 ये किसके फेज हैं? तो ये अर्धसूत्री विभाजन के फेज हैं। तो जो मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1 है ना, ये सेम समसूत्री विभाजन की तरह ही है। जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया था ना, सेम वैसे ही होगा। तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी नहीं पूछे जाते। यहाँ से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? तो प्रोफेज से पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? तो प्रोफेज से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो इसका प्रोफेज है ना, इस पूरे विभाजन की प्रक्रिया में सबसे लंबी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था, यानी कि सबसे लंबा चरण यही है, प्रोफेज 1। बाकी का जो मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है वो ठीक उसी तरह है जैसे हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था। परंतु जो प्रोफेज 1 है ना, ये अलग है और यहीं से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम प्रोफेज 1 के बारे में पढ़ते हैं। तो जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का प्रोफेज है ना, ये वाली अवस्था 5 स्टेप से होकर गुजरती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसका इंग्लिश में नेम और हिंदी में नेम सेम ही है, तो आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, टैचिटीन, टाइपोटीन और डाइकाइनेसिस, ये इसका प्रोफेज 1 है। तो ज़्यादातर आप यूट्यूब पर देखेंगे ना, तो ये नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। पर एग्जामिनर आजकल यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, पर एक बार आप पढ़ लेंगे ना, बहुत ही आसान है, मतलब कुछ है नहीं इसमें। प्रोफेज 1 में क्या है? 5 स्टेप हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो एक एक करके हम इन 5 स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन क्या है? तो जैसे मेल की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें 46 गुणसूत्र और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जब उनकी संतान होती है ना, तो उसकी कोशिकाओं में भी 46 ही गुणसूत्र होते हैं, परंतु वो उसको अपनी माता से और पिता दोनों से गुणसूत्र मिलते हैं। तो दोनों से उसे आधे आधे गुणसूत्र मिलते हैं, यानी कि माता से भी 23 गुणसूत्र और पिता से भी 23 गुणसूत्र ही मिलते हैं। तो ये हम जनन कोशिका का विभाजन पढ़ रहे हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है कि इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई देते हैं। तो जो उसे माता से गुणसूत्र मिले और पिता से गुणसूत्र मिले, वो इस स्टेप में अभी उलझे हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए, लेप्टोटीन एक अवस्था है जिसमें जो गुणसूत्र हैं, जो आप देख रहे हैं, ये पिंक वाले मान लीजिए कि मदर से मिले हैं, और जो ग्रीन कलर के गुणसूत्र हैं या मान लीजिए कि पिता से मिले हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, और इन्हीं को
क्या कहा जाएगा, तो क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं ना। तो जब ये उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई देते हैं तो इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो लेप्टोटीन के बाद क्या होगा, जाइगोटीन, यानी कि समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। तो पहले फेज में क्या था, जो गुणसूत्र थे, माता पिता के गुणसूत्र थे, वो लिपटे हुए थे, झुंड में थे, इसीलिए उसे लेप्टोटीन कहते हैं। जाइगोटीन में क्या हुआ कि इन्होंने अब जोड़े बनाने शुरू कर दिए, यानी कि जो मेल से गुणसूत्र मिला है और जो फीमेल से गुणसूत्र मिला है, अब ये दोनों करीब आ गए हैं, जोड़े बना रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले फेज में लेप्टोटीन में अलग अलग थे, और जाइगोटीन में क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि जो मेल का गुणसूत्र है और फीमेल से मिला गुणसूत्र है, अब ये क्या बना रहे हैं, जोड़े बना लेते हैं। और जो ये जोड़ा बना लेते हैं इसे सिनेप्सिस कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो पढ़कर नहीं जाते। तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि सिनेप्सिस किस अवस्था में पूरा होता है। तो जाइगोटीन अवस्था में सिनेप्सिस पूरा होता है। सिनेप्सिस यानी कि जब गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा लेप्टोटीन, जिसमें जो गुणसूत्र हैं वो लिपटे हुए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जाइगोटीन, जिसमें क्या हुआ, इन्होंने जोड़ा बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद होगा पैकेटीन। तो पैकेटीन में क्या होता है, गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि अब ये एक दूसरे से मिल लिए और समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी बच्चे में विविधता पाई जाती है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है, तो यहीं पर क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि जो पिता का गुणसूत्र है और माता का गुणसूत्र है, ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं। यहीं पर गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। तो जीन विनिमय द्वारा सजातीय गुणसूत्रों में अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक सामग्री का विनिमय होता है, जिसे अनुवांशिक विविधता बढ़ती है। तो बच्चे में कुछ माता के गुण मिलेंगे, कुछ पिता के गुण मिलेंगे, यानी कि उसमें अनुवांशिक विविधता देखने को मिलेगी। तो जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है ये पैकेटीन वाली अवस्था में होता है, इसीलिए इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था को कहा जाता है, तो पैकेटीन अवस्था को कहा जाता है। उसके बाद आगे क्या है, डिप्लोटीन। तो अब दोनों गुणसूत्र मिलिए, जीन भी एक्सचेंज हो गए। अब उसके बाद क्या होगा कि समजात गुणसूत्र अब अलग होना शुरू होंगे, क्योंकि आगे चलकर कोशिका का विभाजन होना है ना। तो अब क्या होगा, समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं डिप्लोटीन में। उसके बाद आता है डाइकाइनोसिस, डाई यानी कि दो। तो यहाँ पर क्या होगा, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं तथा तर्कु तंतु निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो समसूत्री विभाजन में हमने पढ़ा था ना कि जब जो सेंट्रोसोम है दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, तर्कु तंतु बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेप पर आकर क्या होता है, तर्कु तंतु बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेज खत्म हो जाएगा, तर्कु तंतु बन जाएंगे। तो अब आगे मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा और टेलोफेज आएगा। अब ठीक उसी तरह जो हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था ना, अब वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। पर जो पहला फेज था ना, प्रोफेज 1, इसी में डिफरेंस था, वो मैंने आपको डायग्राम की सहायता से समझा दिया और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आखिर में एक बार हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। तो जो समसूत्री विभाजन है, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, सोमैटिक सेल में होता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन है, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, परंतु अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। हमने देखा कि जो इसका प्रोफेज 1 ही है ना, वो कितना लंबा चला, तो इस विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, परंतु अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जो ये अंतर है इसे ध्यान से सुन लीजिए। तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, परंतु अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती, परंतु अर्धसूत्री विभाजन में भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता देखने को मिलती है। और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। परंतु अर्धसूत्री विभाजन में हमने देखा कि यहाँ पर गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। तो समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो घाव को भरने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है, तो इसका सही जवाब होगा केवल समसूत्री विभाजन का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस कब होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब दोनों गुणसूत्र मिलते हैं, उसे हमने कहा था ना सिनेप्सिस, तो यह प्रक्रिया कब होती है, तो जाइगोटीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जाइगोटीन के दौरान। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं। तो प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज या टेलोफेज। तो किसके दौरान गुणसूत्र अलग होते हैं, तो हमने पढ़ा था एनाफेज के दौरान। एनाफेज के दौरान क्या होता है कि जो तारक क्या होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, वो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा एनाफेज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्रॉसिंग ओवर डैश के दौरान होता है। तो क्रॉसिंग ओवर
अर्धसूत्री विभाजन में हमें देखने को मिलता है। और ये किसके दौरान होता है? तो ये पैकिटीन के दौरान होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका चक्र में शामिल 95% समय पर कब्जा कर लेता है? तो हमने पढ़ा था समसूत्री विभाजन में कि 95% समय किस में लग जाता है? कोशिका विभाजन की तैयारी में लग जाता है। और ये कौन सा फेज है? तो इंटरफेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि न्यूनीकरण विभाजन की पूर्व अवस्था में कई चरण होते हैं, तो इसका सही काल अनुक्रमिक क्रम क्या है? तो सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आएगा लेप्टोटीन, उसके बाद आएगा जाइगोटीन, उसके बाद पैकिटीन, डिप्लोटीन और आखिर में आएगा डाइकाइनेसिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। उसके बाद अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? यानी कि मदर सेल से कितनी डॉटर सेल का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन के दौरान? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 2। समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल। उसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के कितनी होती है? तो जैसा कि इसका नाम है समसूत्री विभाजन, यानी कि गुणसूत्रों का विभाजन समान होगा। तो जितना मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी, उतने ही गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका में भी होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए बराबर होती है, यानी